प्रतापगढ़ राज्य के नक्शे में बहुत छोटा सा एक गांव था, केशवपुर। इतना छोटा कि शहर के लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन उस गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती थी। सुबह का सूरज जैसे ही निकलता, ओस की बूंदें खेतों पर मोतियों की तरह चमक उठती। हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुल जाती। उसी मिट्टी से जुड़ा था एक इंसान, मोहनलाल। मोहनलाल कोई बड़ा किसान नहीं था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। न बड़ी हवेली, ना नौकर चाकर, न शहर में कोई पहचान, लेकिन उसके पास था ईमानदारी, मेहनत और सच्चा दिल। उस सुबह मोहनलाल खेत के मेड़ पर बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी थी, वही मिट्टी जिसे उसने अपने पसीने से सींचा था। उसके पास बैठी थी उसकी पत्नी सुमन। सुमन साधारण सी स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था कि जो एक बार देख ले मन ठहर जाए। उसके हाथों की हथेलियां फटी हुई थीं, उंगलियों में छाले थे, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मोहनलाल ने दूर लहराती फसल की ओर देखा और कहा, देखना सुमन, इस साल की फसल बहुत अच्छी होगी। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि इस खेत में सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं है, मेरे पसीने की बूंदें भी मिली हैं। मोहनलाल की आंखें भर आईं। लोग कहते हैं मेरी जमीन कम है, उसकी आवाज भर आई। लेकिन मैं कहता हूं भगवान ने मुझे जमीन कम दी है, पर साथ ही बहुत सच्चा दिया है। सुमन ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे लगा जैसे गरीबी भी हार मान गई हो। शाम को दोनों घर लौट आए। उनका घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, पर आंगन में सुकून था। सुमन चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। थोड़ी देर बाद बोली, मोहन, एक बात बताना भूल गई थी। क्या? घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मोहनलाल बिना सोचे बोला। अरे चिंता मत करो, कल सुबह जंगल जाकर काट लाऊंगा। सुमन ने चिंता से कहा। जंगल दूर है और आजकल जंगली जानवर भी। मोहनलाल मुस्कुरा दिया। जब तक हौसले जिंदा हों, तब तक डर से भूख को मारा नहीं जाता। सुमन ने सिर झुका लिया। सूरज निकलने से पहले ही मोहनलाल उठ गया। कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में रस्सी। जंगल की ओर चलते समय उसके मन में एक ही बात थी, बस सुमन ठीक रहे और खेत में फसल लहलहाती रहे। जंगल घना था, पेड़ों की ऊंचाई आसमान छूती थी। चारों ओर पक्षियों की आवाजें थीं। मोहनलाल ने एक पेड़ चुना। कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। मोहनलाल चौंक गया। धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया। वहां पड़ा था एक घायल बंदर। उसका एक हाथ खून से लथपथ था, शरीर कांप रहा था, आंखों में डर और दर्द दोनों थे। हे भगवान! मोहनलाल घुटनों के बल बैठ गया। किसने किया ये तेरे साथ? उसने बंदर का हाथ देखा। हाथ पर तो चोट है, पर जिस तरह तू तड़प रहा है, लगता है दर्द कहीं और है। मोहनलाल ने अपने गमछे से बंदर का खून पोंछने की कोशिश की। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई। बहुत कम इंसान होते हैं जो जानवरों के दर्द को समझते हैं। मोहनलाल चौंककर पीछे मुड़ा। वहां एक साधु खड़ा था। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में अद्भुत तेज। प्रणाम महाराज। कौन हो तो? मैं एक साधारण किसान हूँ, लकड़ियां काटने आया था। इस घायल बंदर को देखा तो। साधु ने बंदर की ओर देखा। इंसानियत अभी जिंदा है, इसीलिए प्रकृति ने तुम्हें चुना है। साधु ने आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय। उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। धीरे धीरे बंदर का घाव भरने लगा। कुछ ही पलों में खून रुक गया। साधु ने कहा, अब ये तुम्हें अपनी पीड़ा बता सकेगा। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गया। बंदर धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर उसने कहा, मेरे कंधे में बहुत दर्द था। मोहनलाल सन्न रह गया। तुम बोल रहे हो? बंदर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, साधु के मंत्र से मुझे बोलने की शक्ति मिली है। मोहनलाल के रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। पेड़ से कूदते वक्त मेरे कंधे में गहरी चोट लगी। मोहनलाल की आंखें नम हो गईं। भगवान ने आज मुझे किसी और ही रास्ते पर खड़ा कर दिया है। कुछ पल चुप्पी रही। फिर मोहनलाल ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकते हो। बंदर की आंखें चमक उठीं। अब जान बचाई है तो छोड़ूंगा नहीं। मोहनलाल हल्का हंस दिया।
तो आज से तुम्हारा नाम चिंटू हून। बंदर खुशी से उछल पड़ा। मोहनलाल मुस्कुराया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे कोई अनमोल जिम्मेदारी सौंप दी हो। शाम होने लगी थी। दोनों गांव की पगडंडी पर चल रहे थे। चिंटू चारों ओर देख रहा था। कच्चे घर, खेत, मवेशी, बच्चों की हंसी। अचानक उसने पूछा, तुम्हारी पत्नी मुझे देखकर डर तो नहीं जाएगी? मोहनलाल ठिठक गया। सच कहूं तो मुझे भी यही डर है। घर पास आ गया। सुमन आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। मोहनलाल ने आवाज दी, सुमन। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा और तभी उसकी नजर मोहनलाल के पीछे खड़े बंदर पर पड़ी। उसके हाथ में अब भी सूखा हुआ खून दिख रहा था। ये क्या है? सुमन घबरा गई। मोहन, जंगल से ये। चिंटू एकदम शांत खड़ा रहा। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और पूरी कहानी सुना दी। जंगल, चोट, साधु, चमत्कार। कुछ पल सन्नाटा रहा। नमस्ते भाभी। चिंटू की आवाज। सुमन का दिल जैसे रुक गया। ये बोलता है? हाँ। मोहनलाल ने धीरे से कहा। सुमन के हाथ से चिमटा गिर पड़ा। सुमन पीछे हट गई। मोहन, ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसकी आंखों में डर था। अगर गांव वालों ने देख लिया तो? चिंटू ने धीरे से कहा। मैं समझ सकता हूँ, डर लगना स्वाभाविक है। उसकी आवाज में विनम्रता थी। अगर आप कहें तो मैं चला जाऊंगा। मोहनलाल ने चिंटू की ओर देखा, नहीं, फिर सुमन की ओर। इसने मेरी जान नहीं, मेरी इंसानियत बचाई है। सुमन की आंखें भर आईं। उसने चिंटू की ओर देखा। तुम भूखे तो नहीं हो? चिंटू हल्का सा मुस्कुराया। थोड़ा। बस इतना सुनते ही सुमन का डर टूट गया। उसने रोटी तोड़ी और आगे बढ़ा दी। खाओ। चिंटू ने कांपते हाथों से रोटी ली। उस पल एक अजनबी परिवार बन गया। उस रात तीनों ने साथ खाना खाया। चिंटू ने धीरे धीरे कहा, मैं बंदरों के बीच अब अजनबी हो गया हूँ। मोहनलाल ने पूछा, और इंसानों में? सुमन बोली, डर लगता है। डर नहीं लगेगा। आज से तुम हमारे साथ हो। चिंटू की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार मुझे घर मिला है। अगले दिन चिंटू बेचैन था। घर में बैठा बैठा मन घुट रहा है। तो चिंटू ने पूछा, मैं भी खेत चलूंगा। सुमन घबरा गई। अगर गांव वालों ने देख लिया? चिंटू बोला। मैं चुप रहूंगा। मोहनलाल ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन बोलना नहीं। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। खेत की ओर जाते समय कुछ लोग देख रहे थे। अरे देखो, मोहनलाल के साथ बंदर। पाल लिया है शायद। चिंटू ने सिर झुका लिया। खेत पहुंचे। मोहनलाल हल चला रहा था। चिंटू ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद बोला, मिट्टी भारी है आज। मोहनलाल चौंक गया। अरे, तू तो किसान बनता जा रहा है। दोनों हंस पड़े। दिन बीतने लगे। चिंटू ने बीज बोना, निराई, सिंचाई सब सीख लिया। सुमन दूर से देखती रहती। उसके मन में डर भी था और गर्व भी। लेकिन गांव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। एक दिन गांव के चबूतरे पर चर्चा थी। बंदर बोलता है। सच? मैंने खुद सुना। ये बात ठाकुर वीरेंद्र सिंह तक पहुंच गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच है तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। खुशियां हो या गम, दोनों को बहाकर आगे बढ़ जाता है। मोहनलाल के जीवन में खुशी ने अभी ठीक से पैर भी नहीं जमाए थे कि दुख ने चुपचाप दस्तक दे दी। एक रात मोहनलाल नींद में था कि अचानक सुमन की तेज खांसी से उसकी नींद टूट गई। उसने घबराकर देखा। सुमन सीने पर हाथ रखे हौंफ रही थी। सुमन, क्या हुआ? उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस गला खराब है। लेकिन मोहनलाल का दिल उस झूठ को पहचान गया। रात भर सुमन की खांसी गूंजती रही। हर खांसी के साथ मोहनलाल का कलेजा और कसता गया। सुबह होते होते सुमन की हालत और बिगड़ गई। मोहनलाल बिना देर किए गांव के पुराने वैद्य को बुला लाया। सफेद दाढ़ी वाला वैद्य लंबी सांस लेकर बोला, बीमारी साधारण नहीं है। मोहनलाल घबरा गया। मतलब? अगर समय पर इलाज ना हुआ तो ये जानलेवा हो सकती है। सुमन की आंखों में डर उतर आया। मोहनलाल के हाथ कांपने लगे। आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। वह यह कहते हुए भी जानता था उसके पास
चिंता करने के अलावा और कुछ नहीं है। दिन बीतने लगे, हर दिन नई दवा, नया खर्च। मोहनलाल की जमा पूंजी धीरे धीरे रेत का ई तरह फिसलती गई। चिंटू हर दिन चुपचाप सब देखता रहता। एक शाम मोहनलाल आंगन में सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ खाली थे, उसकी आंखें भी। चिंटू धीरे से पास आया। सब खत्म हो गया? मोहनलाल ने सिर हिला दिया। बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। सुमन ने कांपती आवाज में कहा। मोहन, मेरे लिए खुद को मत तोड़ो। मोहनलाल की आवाज फट गई। ऐसा मत कहो। तुम नहीं रहोगी तो ये खेत, ये जीवन सब बेकार है। चिंटू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। तुम्हारे 2 भाई हैं। मोहनलाल ने कड़वी हंसी हंसी। भाई, नाम के रिश्ते कभी कभी सबसे भारी पड़ते हैं। चिंटू बोला। फिर भी रास्ता तो यही बचता है। मोहनलाल ने गहरी सांस ली। ठीक है। शाम ढलते ही मोहनलाल और चिंटू राम सिंह के घर पहुंचे। बड़ा घर, पक्की दीवारें। राम सिंह दरवाजे पर आया। अरे मोहन। लेकिन आवाज में अपनापन नहीं था। मोहनलाल ने झिझकते हुए कहा। भैया, सुमन बहुत बीमार है। राम सिंह ने आंखें फेर लीं। मुझे पता है, इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। राम सिंह ने तुरंत कहा। मेरी फसल खराब हो गई है, अभी पैसा मेरे पास नहीं है। झूठ साफ छलक रहा था। मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पीछे मुड़ गया। बाहर आते ही चिंटू फट पड़ा। वो झूठ बोल रहा था। मोहनलाल की आंखें भर आईं। जानता हूं। अब वे पहुंचे मदन के घर। मदन ने दरवाजा खोला। अरे मोहन! मोहनलाल ने हिम्मत जुटाई। भैया, मेरी पत्नी। मदन बीच में ही चिल्लाया। बंटवारे में तुझे ज्यादा जमीन मिली थी, तू ही बेच देता। मोहनलाल कांप गया। झूठ मत बोलो भैया। निकल यहां से। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोहनलाल वहीं बैठ गया, सिर झुका लिया। कैसे भाई हैं ये? चिंटू रो पड़ा। इंसान ऐसे ही होते हैं। मोहनलाल की आवाज बहुत थकी हुई थी। अब मोहनलाल ने आकाश की ओर देखा। अब जमींदार, वही आखिरी रास्ता है। उस रात मोहनलाल सो नहीं पाया। सुमन की सांसें हर पल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। भगवान, अगर मुझे झुकना ही है तो मैं झुकूंगा अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए। चिंटू दूर बैठा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प जन्म ले चुका था। रात भर करवटें बदलने के बाद सुबह होते ही मोहनलाल ने फैसला कर लिया। आज उसे उस आदमी के सामने झुकना था जिससे वो हमेशा दूर रहा था। गांव का जमींदार भैरव सिंह, वो आदमी जो गरीबों की मजबूरी खरीदता था। सुबह की धुंध में मोहनलाल और चिंटू जमींदार की हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते भर मोहनलाल का दिल भारी था। चिंटू उसके कंधे पर बैठा था, लेकिन आज वो भी चुप था। हवेली सामने थी, ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाजा और पहरेदार। मोहनलाल ने हिम्मत जुटाई। मुझे जमींदार से मिलना है। भैरव सिंह आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी आंखों में चालाकी झलकती थी। अरे मोहनलाल, सुना है तेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी। मोहनलाल ने सिर झुका लिया। मालिक, मदद चाहिए। भैरव सिंह मुस्कुराया। कितने पैसे चाहिए और किस लिए? पत्नी के इलाज के लिए और 10,000 चाहिए। जमींदार ने हुक्के का कश लिया। मिल जाएंगे। मोहनलाल की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन भैरव सिंह बोला। लेकिन बदले में तेरे खेत गिरवी रहेंगे। मोहनलाल सन रह गया। वही खेत जो उसके बाप दादा की निशानी थे। चिंटू बेचैन हो उठा। जमींदार बोला। सोच लो, पैसे चाहिए तो दस्तखत कर। मोहनलाल के सामने 2 रास्ते थे, खेत बचाना या पत्नी। उसकी आंखों में सुमन का चेहरा उभरा। कांपते हाथों से उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया। पैसे हाथ में आते ही मोहनलाल सीधे वैद्य के पास गया। इलाज शुरू हुआ। दवाइयां बदली। सुमन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। घर में फिर उम्मीद लौटने लगी। लेकिन मोहनलाल का मन शांत नहीं था। हर बार खेतों को देखते हुए उसे याद आता। अब ये खेत हमारा नहीं रहा। एक शाम चिंटू खेत की मेड़ पर बैठा था। उसे हवेली की तरफ से अजीब बातें सुनाई दी। 2 नौकर बात कर रहे थे। कुछ महीनों में खेत जमींदार के हो जाएंगे। मोहनलाल कर्ज चुका ही नहीं पाएगा। चिंटू के कान खड़े हो गए। उसे समझ आ गया, ये सब पहले से तय था। चिंटू भागता हुआ घर आया। मोहनलाल को सब बताया। मोहनलाल की आंखों में आग भर गई। मतलब
उसने हमें फंसाया। चिंटू ने सिर हिलाया। अब लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी, अपनी जमीन और इज्जत बचाने की भी थी। उस रात मोहनलाल ने आसमान की ओर देखा। मैं अपना खेत वापस लेकर रहूंगा। चिंटू उसकी गोद में बैठ गया। उसकी आंखों में भी वही जिद थी। रात गहरी थी, लेकिन मोहनलाल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार वही सोच रहा था। क्या सच में अब खेत हमारे हाथ से निकल जाएंगे? सुमन की तबीयत अब कुछ ठीक होने लगी थी, लेकिन नया डर उसके सामने खड़ा था। अगर खेत चले गए तो उनका भविष्य भी खत्म हो जाता। चिंटू पास बैठा उसे देख रहा था, जैसे वो भी समझ रहा हो कि अब कुछ बड़ा करना होगा। मोहनलाल ने गांव के कुछ बुजुर्ग किसानों से बात की। उसे पता चला कि भैरव सिंह ने पहले भी कई गरीब किसानों को इसी तरह कर्ज के जाल में फंसाया था, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोला। मोहनलाल ने ठान लिया, अगर मैं चुप रहा तो कल किसी और का घर बर्बाद होगा। उसी दिन शाम को चिंटू चुपके से हवेली की तरफ निकल गया। हवेली में जश्न जैसा माहौल था। भैरव सिंह अपने आदमियों से कह रहा था, 2 महीने में खेत अपने नाम कर लेंगे, फिर मोहनलाल मजदूर बनकर उसी जमीन पर काम करेगा। ये सुनते ही चिंटू गुस्से से उछल पड़ा। उसी समय वहां रखी एक अलमारी से कुछ कागज नीचे गिर पड़े। नौकर भागे तो चिंटू मौका देखकर एक कागज मुंह में दबाकर भाग निकला। घर आकर चिंटू ने वो कागज मोहनलाल के सामने डाल दिया। गांव के मास्टर जी को बुलाया गया। उन्होंने कागज पढ़कर बताया, भैरव सिंह ने कागजों में धोखा किया था। असल कर्ज से 2 गुना रकम लिखी गई थी। मतलब? यह सीधा धोखा था। अगले दिन पूरा गांव पंचायत में जमा हुआ। पहली बार कई किसानों ने खुलकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई। मास्टर जी ने कागज पढ़कर सुनाया। भैरव सिंह की चालाकी सबके सामने आ गई। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया, धोखे से लिया गया कागज मान्य नहीं होगा। मोहनलाल के खेत उसी के रहेंगे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। भैरव सिंह गुस्से से लाल था, लेकिन इस बार पूरा गांव मोहनलाल के साथ खड़ा था। उसे चुपचाप पंचायत का फैसला मानना पड़ा, और मोहनलाल ने एक बात सीख ली। मजबूरी में झुकना गलत नहीं, लेकिन अन्याय के सामने चुप रहना गलत है। शाम का समय था। मोहनलाल खेत में खड़ा था। चिंटू उसके कंधे पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। मोहनलाल मुस्कुराया, अगर तू नहीं होता चिंटू, तो शायद आज सब खत्म हो जाता। चिंटू ने जैसे गर्व से सीना फुला लिया। एक दिन सब रात में सो रहा था। उस रात चिंटू चुपचाप घर से निकल गया। वो सीधा जंगल की ओर भागा। उसे याद था, जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी साधु बाबा रहते हैं। गांव वाले कहते थे वो साधु साधारण नहीं हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही अजीब रोशनी फैल गई। साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली। आ गया तू चिंटू? उन्होंने शांत स्वर में कहा। चिंटू उनके सामने बैठ गया। बाबा बोले, तू कोई साधारण बंदर नहीं है। तुझे इस परिवार की रक्षा के लिए भेजा गया था। चिंटू की आंखों में चमक आई। बाबा आगे बोले, लेकिन अब समय आ गया है तेरे लौटने का। उसी समय भैरव सिंह के आदमी जंगल में पहुंच गए। वे चिंटू को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि गांव में लोग कहते थे मोहनलाल की किस्मत बदलने में इस बंदर का हाथ। एक समय बंदर जंगल में सो रहा था। तभी अचानक एक आदमी ने पत्थर उठाकर फेंका। पत्थर सीधा चिंटू के सिर पर लगा। चिंटू जमीन पर गिर पड़ा। साधु बाबा दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। चिंटू की सांसें टूट रही थीं। उसी समय मोहनलाल भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसने चिंटू को गोद में उठा लिया। चिंटू, उठ बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी। चिंटू ने आखिरी बार मोहनलाल की तरफ देखा, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। साधु बाबा बोले, ये कोई साधारण जीव नहीं था। ये ईश्वर द्वारा भेजा गया रक्षक था। इसने अपना काम पूरा कर दिया। मंदिर के अंदर हल्की रोशनी फैली और चिंटू का शरीर जैसे प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन पूरा गांव रो रहा था। मोहनलाल चुप बैठा था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपना बच्चा खो दिया। सुमन की आंखें भी भर आईं। घर का आंगन अब खाली लगने लगा। एक शाम मंदिर के पास खड़े मोहनलाल ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, तू गया नहीं है चिंटू, तू हमारे दिल में है। हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। अंतिम संदेश, जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वो कभी सच में मरता नहीं। प्रेम, त्याग और अच्छाई, यही इंसान की असली ताकत है।
आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।